वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान अध्ययन की क्लास में हम पढ़ेंगे जो राजवंश चल रहे हैं हमारे। हमने हिस्ट्री पहले आपको राजस्थान की भूगोल है वैसे आपको स्लाइड में करवा दी थी। अब राजस्थान के इतिहास की चर्चा हम कर रहे हैं और टॉपिक नंबर 15 है, क्योंकि ये जो क्लास है आपको, ये जो टेस्ट है, ये हमारे नानक क्लासेज ऐप में जो राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर आपको दिया जा रहा है। और 6 बजे आपको टेस्ट मिल जाता है और यहाँ आपको शाम को इसकी 9 बजे रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है। तो स्टार्ट करें। मेवाड़ राजवंश। आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा। राजस्थान इतिहास के अंदर अगर बात करें, राजस्थान के इतिहास का युग पुरुष, स्थापत्य कला का जनक जिसको कहते हैं, उस कुंभा की चर्चा करेंगे मुख्य क्वेश्चन के साथ। एक बार आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक विद्यार्थी के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास और आपको अलर्ट करें। तो आने वाली यूआरओ का एग्जाम, सूचना सहायक, पीटीआई सेकंड ग्रेड, आरएस, बीएसटीसी, आरपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, इन सब एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। पहला प्रश्न देखो, हम चर्चा कर रहे हैं महाराणा कुंभा की। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे महाराणा कुंभा, क्योंकि कल हमने लास्ट में पढ़ा मोकल, और मोकल हमने पढ़ा 1433 तक पढ़ा था। 1433 में मोकल की हत्या किसने कर दी थी? चाचा मेरा और महप्पा पंवार के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद में गद्दी पर कौन बैठता है? महाराणा कुंभा बैठता है। तो कुंभा, महाराणा कुंभा का शासन कालक्रम बताइए। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। महाराणा कुंभा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1423 ईस्वी में। कब हुआ था? 1423 ईस्वी में। हुआ कहाँ था? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे वो कौन थे? मोकल, पिता मोकल। और इनकी जो माता थी वो याद रखना, सौभाग्य देवी। कौन थी? सौभाग्य देवी थी। सौभाग्य था जिसने ऐसे वीर पुरुष को जन्म दिया, वो सौभाग्य देवी। पत्नी थी इनकी कुंभल देवी। हालांकि और भी पत्नी हो सकती है, लेकिन इतिहास में एक ही नाम ज़्यादा चर्चा में रहता है, कुंभल देवी इनकी पत्नी थी। और इनके पुत्र थे उद्दा। उद्दा कह सकते हैं या कह सकते हैं उदयकर्ण। कौन थे? उद्दा या उदयकर्ण इनके पुत्र थे। ये आपको याद रखना है। क्या जन्म 1423 ईस्वी, चित्तौड़गढ़ में इनका जन्म हुआ। पिता मोकल, माता सौभाग्य देवी, पत्नी कुंभल देवी, पुत्र उद्दा या उदयकर्ण। ठीक है, जन्म 1423 के अंदर इनका चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था। अब प्रश्न क्या आता है? महाराणा कुंभा का शासनकाल। जब 1423 में इनका जन्म हुआ और 1433 में इनके पिता मोकल की हत्या कर दी गई चाचा मेरा और महप्पा पंवार के द्वारा, तब ये गद्दी पर बैठे। कब? 1433 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1468 में। तो इनका शासन कालक्रम क्या हो गया? 1433 से 1468। दूसरा प्रश्न देखो, कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक, कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था? अब जैसे ही कुंभा 1433 में गद्दी पर बैठा, इसके सामने बहुत सारी समस्या थी। इधर जैसे मान लो ये क्षेत्र था मेवाड़ का, तो इस मेवाड़ क्षेत्र के अंदर क्या था कि इस साइड था गुजरात, ये साइड थी गुजरात की, ये थी मालवा साइड। और दोनों ये सोचे कि एक 1433 में गद्दी पर बैठने वाला एक छोटा सा शासक है, क्या मेवाड़ की गद्दी संभालेगा? इसलिए इनके मन में था कि क्यों ना मेवाड़ पर अधिकार कर लिया जाए। इसलिए इधर गुजरात के शासक थे कुतुबुद्दीन थे, और इधर मालवा के शासक कौन थे? महमूद खिलजी फर्स्ट, महमूद खिलजी प्रथम। ध्यान रखना, इतिहास में 2 महमूद खिलजी आए थे। प्रथम कुंभा के समय थे और द्वितीय राणा सांगा के समय थे। तो इन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ? राणा कुंभा जो था वो बहुत चतुर था, चालाक था और राजनीतिज्ञ था, शक्तिशाली था। इसलिए इसने किसी को भी अपने आसपास नहीं भटकने दिया। और अपने इतिहास में जब भी इतिहास की बात करते हैं तो इसलिए कुंभा को राजस्थान के इतिहास का युग पुरुष कहा जाता है। तो इसने सारंगपुर का युद्ध लड़ा था 1437 ईस्वी में। कब? 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर कुंभा ने किसको हराया था? कुंभा ने हराया था महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। और इस युद्ध की जीत के बाद महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका? विजय स्तंभ। बहुत ही शानदार प्रश्न है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न, क्योंकि सिंपल से प्रश्न आते हैं कुंभा से, ज़्यादा गहराई से प्रश्न बनते नहीं है।
कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा? 1437 में। किसको हराया? महमूद खिलजी प्रथम को हराया। और इस युद्ध की जीत की खुशी में क्या बनवाया? विजय स्तंभ। बहुत इंपॉर्टेंट। अब विजय स्तंभ की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पूरी डिटेल के साथ। ये खास है, ये हिस्ट्री में भी काम आता है, कला संस्कृति में भी काम आता है। मैं बनाता हूं आपका एक 9 मंजिला विजय स्तंभ। किसी ने नहीं देखा है तो आज देख लेना, और जिसने ने देख रखा है तो। कितनी मंजिल है? 9 मंजिल। अब ये चित्र से आपको याद रह जाएगा कि कितने मंजिला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9 मंजिला। क्या? विजय स्तंभ हो गया 9 मंजिला। तो यहां आ गया विजय स्तंभ 9 मंजिला। इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 122 फीट। ये लंबा कितना है? 122 फीट। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 30 फीट। ठीक है, 30 फीट इसकी चौड़ाई है, लंबाई 122 फीट है, 9 मंजिला है। और ये है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर इसका प्रश्न आता है कि इसका शिल्पी कौन है? तो इसका शिल्पी है जेता, मुख्य रूप से जेता। इसके अलावा इसके साथ थे पोमा, नापा और नाथा। ठीक है, ये इसके साथ थे मुख्य रूप से जेता। चित्तौड़गढ़ में है, शिल्पी है। और सबसे बड़ी बात, इस मंजिल, ये जो विजय स्तंभ है, इसके अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी है, इसलिए इसे विष्णु ध्वजगढ़ भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे विष्णु ध्वजगढ़ कहा जाता है। विष्णु ध्वजगढ़ कहा जाता है। इसके अलावा इसकी और खासियत देखो, इसमें बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है, इसलिए इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्तियों का अजायब घर। मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। और सबसे बड़ी बात, विजय स्तंभ किसका प्रतीक चिन्ह है? तो राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस आपने देखी होगी, वर्दी देखी होगी। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी क्या है? विजय स्तंभ। और बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर राजस्थान पुलिस की भर्ती, बिल्कुल सीएटी का जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा राजस्थान पुलिस की भर्ती आ जाएगी। आप निरंतर अध्ययन करते रहें, 2-3 घंटे 3-4 घंटे आप अपने बेस पे किसी भी प्रकार से यूट्यूब के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से पढ़ें। और मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी सारे विद्यार्थी हैं, ये पुस्तक हमारी बाजार में उपलब्ध है। EORO, पीटीआई सेकंड ग्रेड, सूचना सहायक, राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, आपको ये पुस्तक लेनी है बाजार में। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सुविधा है। इसमें क्या है कि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का पूरा फैक्ट के साथ डाला हुआ है, जबकि अक्टूबर से लेकर और मार्च 2023 6 महीने के लगभग 1100 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाले हुए हैं। इसमें आपको आर्थिक समीक्षा मिलेगी, बजट मिलेगा, जो सुजस सार है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो डाली हुई है, फ्लैगशिप योजना है, खेल परिदृश्य, पुरस्कार सब डाले हुए हैं। ये पुस्तक देख सकते हो आप बाजार में। ऑफलाइन इसकी सुविधा सिर्फ 80 रुपये है, 80 रुपये में ले सकते हो। और ऑनलाइन अगर आपको सुविधा चाहिए तो आप 110 रुपये इसका चार्ज है। ये पुस्तक आप देख सकते हो। बहुत शानदार फिक्स मैटर इसमें दिया हुआ है जो परीक्षा के काम का है। ऐसे नहीं कि हर चीज़ इसमें सीधा डाल दिया। और पुस्तक इस प्रकार तैयार की गई है कि आप इसको आराम से पढ़ सकते हो और इंटरेस्ट भी आएगा। कोई भी टॉपिक देखो, हर एक ऑब्जेक्टिव वगैरह सब अपडेट इसमें डाला हुआ है। तो ये पुस्तक बाजार से जरूर ले लेना। स्पेशल ये पुस्तक है ऑफलाइन ऑनलाइन, और ये ज़्यादातर बड़े शहरों में ही उपलब्ध है। आप बुक स्टोर पे जाके मंगवानी पड़ेगी आपको पुस्तक, फिर आपको मिल पाएगी। या आप इस प्रकार ऐसी कंडीशन में बैठे हो कि आपके पास नज़दीक 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर में है ही नहीं है कहीं सुविधा, तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करें। मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। और बता देता हूँ, ऑनलाइन जो हमारी सुविधा है 80 580 22 001, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें। 110 रुपये इसका चार्ज है करके, और आप अपना एड्रेस लिखा दें। ये डाक के माध्यम से पहुंचेगी, इसके अलावा हमारी कोई सुविधा नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको बताया, ये पुस्तक ले सकते हैं आप। अब ये 9 मंजिला है, राजस्थान पुलिस है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है उसका भी प्रतीक चिन्ह है। और इसके अलावा जेके व्हाइट सीमेंट, जेके व्हाइट सीमेंट है, उसकी भी प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ है। इसके अलावा और बात करें, विजय स्तंभ की बात आ गई है तो और हम चर्चा करते हैं विजय स्तंभ। इसके अलावा 1949, और अगर याद रखें 15 अगस्त 1949, ये पहली राजस्थान की इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। कौन सी? विजय स्तंभ। ठीक है।
विजय स्तंभ कितने मंजिला है? 9 मंजिला, 122 फीट 30 फीट ऊंचा, चित्तौड़गढ़ में है। शिल्पी जेता पोमा नापा नाथा। इसे विष्णु ध्वज गढ़ की कहते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है, ये ध्यान रखना, भगवान विष्णु को समर्पित है। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि जैसे हवा महल है वो श्री कृष्ण जी को समर्पित है, उसी प्रकार भगवान विष्णु को समर्पित है विजय स्तंभ। मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जेके व्हाइट सीमेंट का ये प्रतीक चिन्ह है। 15 अगस्त 1949 राजस्थान की पहली इमारत थी जिसपे डाक टिकट जारी हुआ। तो इस इतनी बात इसको कर्नल जेम्स टोड ने विक्ट्री टावर की भी संज्ञा दी है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, तो ये क्लियर हो गया आपका सारंगपुर का युद्ध इसकी खुशी में बनवाया था। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना था? कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना था? तो वो आता है 1453 ईस्वी को। 1453 ईस्वी को कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया था, मारवाड़ से मंडोर छीन लिया था। और फिर हालांकि कुछ समय बाद ही जब शासक आए राव जोधा ने एक लोक देवता आते हैं हड़बू जी, लोक देवता हड़बू जी के आशीर्वाद से वापिस मंडोर को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये प्रश्न आया हुआ है, कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना था? 1453 में। किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री सिंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था? किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री सिंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था? तो उस समय शासक थे राव जोधा। अब क्यों किया था? क्योंकि क्या हुआ था कि मारवाड़ और मेवाड़ के बीच सीमा विवाद था, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच सीमा विवाद चलता रहता था लगभग, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर से रणमल को मार दिया, रणमल के बाद जोधा शासक बना। तो इन दोनों के बीच मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का विवाद को लेकर 1453 में एक संधि होती है जिसका नाम होता है आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि कब होती है? 1453 ईस्वी में, ठीक है। आवल बावल की संधि होती है 1453 ईस्वी में। और इसकी जो मध्यस्थता करवाती है वो होती है हंसाबाई। कल पढ़ा था ना, राणा लाखा की पत्नी, रणमल की बहन और राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई मध्यस्थता करती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका केंद्र बिंदु जो सेंटर बिंदु होता है वो किसको रखा जाता है? वो रखा जाता है सोजत पाली को। किसको? सोजत पाली को रखा जाता है। तो आपसे पूछे कि आवल बावल की संधि कब हुई? आवल बावल की संधि कब हुई? 1453 में मारवाड़ और मेवाड़ के बीच हुई थी। हंसाबाई ने इसकी मध्यस्थता की थी और सोजत पाली इसका केंद्र बिंदु था। इस संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ की संधि हो गई। और क्या हुआ कि राव जोधा ने अपनी पुत्री सिंगार देवी का विवाह किससे कर दिया? कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया, ये ध्यान रखना। अगला देखो, कुंभा के विरुद्ध 1456 में मालवा और गुजरात के शासकों के बीच चंपानेर की संधि कब हुई थी? चंपानेर की संधि कब हुई थी? ये चंपानेर कहाँ पे है? गुजरात में। चंपानेर है गुजरात में। और 1456 में ये संधि हुई थी किस किस के बीच? तो ये हुई थी मोहम्मद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन। मोहम्मद खिलजी मालवा के शासक थे, मोहम्मद खिलजी कहाँ के शासक थे? मालवा के शासक थे। और कुतुबुद्दीन गुजरात के शासक। अब ये संधि क्यों हुई? संधि इसलिए हुई कि हमने पढ़ा सारंगपुर का युद्ध हुआ। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था और महमूद खिलजी प्रथम को हरा दिया कुंभा ने। अब खिलजी ने सोचा भाई मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता और मेवाड़ को जीतना है, इसलिए उसने क्या किया? महमूद खिलजी ने संधि किसके साथ की? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के साथ की। बोले अपने दोनों मिलके कुंभा को हराएंगे और फिर मेवाड़ का साम्राज्य बांट लेंगे। इसने कहा चलो भाई ठीक है। लेकिन खतरनाक था कुंभा, इतना चतुर, इतना राजनीतिज्ञ था कि इसने दोनों में फूट डाल दी। हालांकि 1457-58 में एक बदनौर का युद्ध होता है। इस युद्ध में आक्रमण भी करते हैं लेकिन दोनों में कोई अच्छा तालमेल नहीं होता है, इस कारण ये संधि क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। तो महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन के बीच संधि होती है। किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करता माना जाता है? यानी ये बात कौन कहता है कि कुंभा अकेला मेवाड़ के 84 में से, ठीक है, मेवाड़ में हो राजस्थान में हो, 84 में से 32 दुर्गों का अकेला निर्माण करता माना जाता है? ये बात कहता है श्यामल दास। अब ये श्यामल दास कौन है? इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था वीर विनोद। कौन सा ग्रंथ है? वीर विनोद ग्रंथ लिखा था।
इस ग्रंथ में ये बात कहते हैं कि कुंभा वास्तव में स्थापत्य कला का जनक था, बड़े बड़े इसने काम किए थे, बड़े बड़े दुर्ग बनवाए थे। जैसे मुख्य रूप से मैं बता देता हूँ, कुंभलगढ़ बनवाया, बदनौर का किला बनवाया, बसंती दुर्ग बनवाया, अचलगढ़ दुर्ग का दोबारा निर्माण करवाया, ठीक है। इसके अलावा मचान दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है। और भी छोटे मोटे युद्ध थे, दुर्ग थे जिनका निर्माण करवाया था। खास करके उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा कुंभलगढ़ का दुर्ग। तो ऐसे छोटे मोटे दुर्ग थे जिनका निर्माण किसने करवाया था, और ये कहाँ बात आती है, श्यामल दास। ये श्यामल दास कौन थे? आपने एक मेवाड़ शासक का नाम सुना, आगे हम पढ़ेंगे। मेवाड़ शासक थे सज्जन सिंह। सज्जन सिंह थे, सज्जन सिंह के ये दरबारी कवि थे। सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे कौन? श्यामल दास। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? आ गया प्रश्न। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग, जो दुर्ग था उसका शिल्पी कौन था? तो वो था मंडन। इसका दरबारी शिल्पी था मंडन। अब कुंभलगढ़ की बात करें तो ये किस पहाड़ी पे है? जरगा पहाड़ी पे। कौन सी? जरगा पहाड़ी पे है। और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन आ गया? मंडन आ गया। और कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की जो प्रकोटा है वो 36 किलोमीटर है, और इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपरी जो साइड है वहाँ पे क्या है? कटारगढ़। कौन सा? एक छोटा सा दुर्ग है कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसको याद रखना। और इसी कटारगढ़ के अंदर बादल महल है, वहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसी कटारगढ़ के अंदर कुंभा के पुत्र उद्दा ने कुंभा की 1468 में हत्या कर दी थी। कौन सा? कटारगढ़। ये कहाँ पे? कुंभलगढ़। और इसी कुंभलगढ़ के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था? अबुल फजल ने एक बात कही थी इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कि यह इतनी बुलंदी, इतनी ऊंचाइयों पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। वो किसके लिए कहा था? कुंभलगढ़ के लिए कहा था। तो इसका जो शिल्पी है वो कौन है? मंडन है। कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभ स्वामी तथा सिंगार चमरी मंदिर का निर्माण करवाया था? कुंभा ने किस दुर्ग के अंदर एक तो कुंभ स्वामी मंदिर यानी एक विष्णु का मंदिर था, और एक सिंगार चमरी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये तो कहाँ बनवाया था? इसका उत्तर आ जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कल हमने पढ़ा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण शुरुआत में मान मौर्य उनके द्वारा करवाया गया था, चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही एक तो कुंभ स्वामी मंदिर और एक सिंगार चमरी का निर्माण करवाया था। ऐसा माना जाता है कि सिंगार चमरी का निर्माण कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के लिए करवाया था। किसके लिए? रमाबाई के लिए। और बाद में इसी सिंगार चमरी पर मेवाड़ के जो शासक थे उनका तिलक, राज तिलक हुआ करता था। उनका राज तिलक भी हुआ करता था। तो ये भी याद रखना है आपको। अगला देखो, किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहदेव की संतान स्वीकार किए? ये जितने भी मैं प्रश्न लेके आया हूँ आपको हिस्ट्री के दे रहा हूँ। ये कक्षा 10 आरबीएससी की जो पुस्तक है, हमारी बाजार में भी उपलब्ध है पुस्तक वन लाइनर। उस पुस्तक के अंदर कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 है पहला, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी है। और वहीं से लगभग चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे लो, आप रीट दे लो, लगभग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है, वहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो वही चीज़ें मैं यहाँ लेके आया हूँ। तो किसने माना है? कुंभा ने माना है कि ब्राह्मण गुहदेव की संतान स्वीकार किया है कुंभा ने। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक कौन है? एकलिंग महात्म्य ग्रंथ किसने लिखा था? कहन्य व्यास ने लिखा था। किसने? कहन्य व्यास। अब कई बार क्या होता है, एक बार एग्जाम में आया था कि एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक कहन्य व्यास, यहाँ ऑप्शन दे रखा है, अच्छी बात है। कई बार यहाँ ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ ऑप्शन आ जाता है कुंभा। क्या आ जाता है? कुंभा। अब कुंभा क्यों आता है? क्योंकि कुंभा ने क्या किया था, इस एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का एक भाग है, भाग नंबर 1, उसका निर्माण वो किसने लिखा था? कुंभा ने लिखा था। किस नाम से? राजवर्णन नाम से। राजवर्णन नाम से लिखा था। इसलिए कई बार पेपर में अगर आपके पास कहन्य व्यास ऑप्शन नहीं होता है और कुंभा होता है तो कुंभा उत्तर आ सकता है। कुंभा ने किन ग्रंथों पर टीका लिखी थी? कुंभा ने किन ग्रंथों पर टीका लिखी थी? तो गीत गोविंद जो जयदेव के द्वारा रचित है, और संगीत रत्नाकर जो एक संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों पर कुंभा ने टीका लिखी थी। फिर निम्न में से किस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी? निम्न में से किस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी? व्याख्या की थी पूरी की पूरी, वो ग्रंथ है चंडी शतक। ठीक है, याद रखना है, सीधे सीधे आरबीएससी की पुस्तक में लिखा हुआ है चंडी शतक।
कुंभा के काल में अत्रि व महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की थी। अब कुंभा का काल आप समझ गए होंगे 1433 से लेकर 1468 है, सीधा पूछे 15वीं शताब्दी। ठीक है, अब जो भी 15वीं शताब्दी में मेवाड़ क्षेत्र में काम हुए वो शासक कौन होगा, कुंभा होगा। तो 15वीं शताब्दी के अंदर महेश व अत्रि व महेश थे, उन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। अब देखो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो हमने क्या पढ़ा था, विजय स्तंभ पढ़ा था, 9 मंजिला विजय स्तंभ पढ़ा था। उसकी जो 9वीं मंजिल है, उसकी जो 9वीं मंजिल है वहां पर यह प्रशस्ति लिखी हुई है। कौन सी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और इसके शिल्पकार कौन है, इसके शिल्पकार हैं अत्रि व महेश। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट याद रखना। अब देखो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक जैन कीर्ति स्तंभ और है, जैन कीर्ति स्तंभ और है। जैसे विजय स्तंभ 9 मंजिला है ना, वैसे जैन कीर्ति स्तंभ है 7 मंजिला। ठीक है, इसके जो शिल्पकार हैं वो है देपाक। कौन है, देपाक, या जिनका नाम है बघेरवाल जैन, बघेरवाल जैन है। ठीक है, ये भी नाम आ जाता है कई बार, देपाक, या इनको जीजा भी कहते हैं, जीजा। ठीक है, इनको जीजा लिख लेना, ये छोड़ना, इनका नाम है जीजा या बघेरवाल जैन है। ये कीर्ति है। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, जबकि ये जो कीर्ति स्तंभ है ये किसको समर्पित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। तो दोनों अलग है। वो प्रशस्ति है, प्रशस्ति का मतलब राजा की प्रशंसा में लिखी हुई बातें, और ये स्तंभ है, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगला देखो, राजगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान दानगुरु की उपाधि से सम्मानित शासक थे। अब जब राजस्थान के अंदर उपाधियों की बात आई तो सबसे ज्यादा उपाधि किसके पास है, कुंभा के पास। ऐसी कोई उपाधि शायद नहीं छोड़ी गई है कुंभा के पास जो है नहीं। तो कुंभा के पास उपाधियां सारी की सारी कुंभा की। कुंभा को राजगुरु, राजाओं में गुरु हो गया। हाल गुरु, पहाड़ी दुर्ग इसने बनाए थे, इसका कब्जा था। दुर्ग हो गए, गिरी दुर्ग है। इसके अलावा अभिनव भट्टाचार्य, यह संगीत प्रेमी था, इसलिए इसे उपाधि मिली हुई है, संगीत प्रेमी होने के कारण इसी उपाधि। हिंदू सुल्तान, ये कहते हैं कि मुस्लिम राजा शासकों के द्वारा दी गई उपाधि है हिंदू सुल्तान। दान है, दान गुरु, हाल गुरु, अश्व गुरु, नाट्य गुरु, बहुत सारी उपाधि कुंभा को प्राप्त है। शिल्प गुरु। अगला देखो, कुंभा के बारे में असत्य कथन बताइए। कुंभा के बारे में असत्य कथन बताइए। देखो, कुंभा 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, बिल्कुल सही है। 1433 में सारंगपुर युद्ध विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, यह भी सही है। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, 1437 में। अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया। उन्माद जैसे आज लकवा होता है ना, मान के चलो एक आधा शरीर है वो काम करना छोड़ जाता है, तो कुंभा के अंतिम क्षणों में क्या जो पैर है ना वो काम करने बंद हो गए थे, और अपना अंतिम समय है वो कटारगढ़ दुर्ग में बिताता था, तो उन्माद रोग हो गया था। कुंभा की हत्या 1468 ईस्वी में उसके पुत्र जगमाल ने कर दी थी। ये गलत है, क्योंकि कुंभा की जो हत्या की थी वो किसने की थी, उद्दा ने। उद्दा इसका क्या था, पुत्र था, उद्दा या उदयकर्ण था। जगमाल ने तो चौहान वंश का ये पितृहंता कहलाता है। इसने, जगमाल का पिता था अर्णोराज, उसकी जगदेव, ठीक है, उसकी हत्या की थी। तो उद्दा कुंभा की हत्या करके 1468 में बाद में कुछ समय के लिए शासक बनता है। तो ये कुंभा के बारे में आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें कुंभा की, तो कुंभा ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, जैसे संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, इस प्रकार के चंडी शतक पर व्याख्या की थी, गीत गोविंद पर टीका लिखी थी, हरवर्तिका है। ये कई ग्रंथ है कुंभा के द्वारा लिखा गया। स्थापत्य का जनक है, क्योंकि इतने सारे दुर्ग है, महल वगैरह, मंदिर वगैरह निर्माण करवाए थे। इसके अलावा सारंगपुर का युद्ध लड़ा, चंपानेर की संधि इसके समय हुई थी, आवल बावल की संधि हुई थी। तो ये सारी की सारी घटना कुंभा की। इसके बाद हम शासक पढ़ेंगे कल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, एक एक टॉपिक पर लेके चलेंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेगी। तो ये थी आज की क्लास। इंपॉर्टेंट कितने, टोटल 15% थे, लेकिन 15 के साथ मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए वो देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नानक क्लासेज ऐप ज्वाइन कर लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, सारी लगभग टेस्ट सीरीज हमारी उपलब्ध है। और ये राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज लेना, पूरे साल आपको टेस्ट मिलेंगे, रोज संडे को छोड़कर टेस्ट मिलते हैं, और यहाँ पे इसकी आपको व्याख्या मिलती है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।